गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 4 फरवरी और आज हम करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80 और इसमें अध्याय 3 है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम सामूहिक अपनेपन के भाव के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने यही पढ़ा था और आज इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 79 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। इस कार्यपत्रक में हम भारत में राष्ट्रवाद के विचार के विकास में भारतीय लोक कथाओं, चिन्हों और प्रतीकों तथा इतिहास के प्रभाव को पढ़ेंगे। बेटा, जो हमने पिछली वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हम भारत माता की छवि के बारे में हमने पढ़ा था कि उससे किस तरह से राष्ट्रवाद में आस्था उमड़ के आई थी लोगों में। ठीक है, इस वाली वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भारत में जो लोक कथाएँ थी, चिन्ह थे और प्रतीक थे और इतिहास में जिस तरह के प्रभाव रहे हैं उनको किस तरह से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में प्रयोग में लाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय लोक कथाएँ। जो भी भारत में लोक कथाएँ प्रचलित थी पुराने समय से, जो कि मान्यताएं थी, कथाएं प्रचलित है चली आ रही हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के लास्ट तक आते आते क्या किया, राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखते थे, वो भाटों और चारणों के द्वारा लोक कथाओं को गा करके सुनने लगे और उन्हें इकट्ठा करने लगे थे। ठीक है, वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमने लगे। वे जो लोकगीत होते हैं और जनश्रुतियों का मतलब होता है जो एक दूसरे से हम सुनते हैं कथाएं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव में घूमने लगे, क्योंकि पहले जो संचार के साधन थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि आज देखते हैं हम कि एक स्थान पर बैठे बैठे हम कितनी दूर दूर तक की बातों को सुन लेते हैं, वहाँ की बातें हम तक पहुँच जाती हैं। ये सब संचार के माध्यम से हो पाया है, लेकिन उस समय में संचार के जो साधन थे वो बहुत सीमित थे, तो इस तरह से लोगों को घूम घूम कर ये चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ी थी। ठीक है, उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। जो राष्ट्रवादी लोग थे वो ऐसा मानने लगे थे कि ये जो कहानियाँ हैं, जो हमारे देश में छोटे छोटे लोकगीतों में सुनाई जाती हैं, जनश्रुतियाँ हैं, कथाएँ हैं, वही हमारी परंपरागत जो संस्कृति चली आ रही हैं उसे सही मायने में हमारे सामने पेश करती है। और ये जो बाहरी ताकतों का जो भी आक्रमण हुआ हमारे देश में, जो भी प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से ये दूषित हो चुकी हैं। ठीक है, अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था। जो अपना देश है उसकी पहचान को बनाए रखने के लिए, ढूंढने के लिए, जो भी हमारे देश का अतीत में जो भी गौरव रहा है, गौरव से रिलेटेड जो भी चीज़ें रही हैं, उसे लोक परंपरा को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी हो चुका था। ठीक है, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने लगे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो बंगाल के ही रहने वाले थे और वो खुद ही जो लोक गाथा जो गीत होते हैं, बाल गीत होते हैं, बच्चों के गीत होते हैं, मिथकों को, जो भी मान्यताएं हैं, सबको इकट्ठा करने में लग गए। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने इस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व किया जो कि इस तरह के लोक परंपराओं को इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। जो मद्रास में रहने वाले नटेशा शास्त्री जी थे, उन्होंने फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से क्या किया था, जो तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन किया था। ठीक है, जो तमिल भाषा में जो भी लोक कथाएँ थी उनका एक विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया था।
छोटे छोटे 4 खंडों में विभक्त करके उन्हें प्रकाशित किया था। उनका मानना था कि लोक कथाएँ राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। वे ऐसा मानते थे कि जो लोक कथाएँ होती हैं वही हमारी राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, राष्ट्र की साहित्य होती हैं, ठीक है। वही हमारे राष्ट्र के बारे में सही बताती हैं हमें। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। उनका ऐसा मानना था कि जो भी ये राष्ट्रीय साहित्य होते हैं, लोक कथाएँ होती हैं, वही हमारे देश के जो असली स्वरूप है, जो उसमें विश्वास रखते हैं, जो उसकी विशिष्टताएँ हैं, उन सबको उजागर करती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं चिन्ह और प्रतीक। झंडा प्रतीक के रूप में क्या है? झंडा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ ही राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, आंदोलन का विकास होता गया, उस तरह से राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं वो बढ़ती गई, वो लोगों को एकजुट करने लग गई, ठीक है। जिस तरह से लोग कथाओं को, साहित्य को इकट्ठा करने लग गए थे, लोगों के बारे में जानकारी मिलने लगी, सब लोग एकजुट होने लगे और राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए उन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया? चिन्हों का और प्रतीकों का, ठीक है। उन्हें और ज़्यादा जागरूक करने लगे इनसे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा, जो कि कैसा था? हरा, पीला और लाल, तैयार किया गया। जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, बंगाल के विभाजन के समय में, तो वहाँ पे भी एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया था, जो कि हरा, पीला और लाल रंग का था, ठीक है। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। जो ये बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा बनाया गया था, उसकी क्या विशेषता थी कि यह 3 रंग का था, हरा, पीला और लाल, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या था? 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको दिखाने के लिए कमल के 8 फूल बनाए गए थे और हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था, ठीक है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। ये तो पहले 1905 के दौरान जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें तैयार किया गया था, लेकिन 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। ये भी तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला, ठीक है। सफ़ेद, हरा और लाल था। जो पहले था वो हरा, पीला, लाल था, लेकिन ये हरा, लाल और सफ़ेद था, ठीक है। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी। जो गांधीवादी विचारधारा थी उसका प्रतीक किसे माना जाता है? चरखे को, क्योंकि जो गांधी जी थे वो हाथ से हस्तकला को ज़्यादा वो करते थे कि हाथ से किया गया काम प्रेफर करते थे सबको, ठीक है। तो उसमें जो चरखा था उसको गांधीवादी का प्रतीक माना गया था, उसको इसमें दर्शाया गया था इस तिरंगे में, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में ये झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। जो जुलूस निकाला जाता था इन लोगों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा रैली निकाली जाती थी, उसमें ये झंडे को हाथ में लेकर चलते थे। तो इसका मतलब क्या था कि जो शासन है, ब्रिटिश शासन है, उसकी प्रति अवज्ञा दिखा रहे हैं, ठीक है, उनकी आज्ञा का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। जो इतिहास के, हमारा जो पुराना इतिहास रहा है, हमारे भारत का जो भी इतिहास रहा है, वो भी उसकी व्याख्या करना भी राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने में एक साधन थी, ठीक है। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे। अंग्रेज़ों का मानना था कि जो भारतीय लोग हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं और आदिम लोग हैं, जैसे आदिम मानव जंगल में रहते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं पता होता, इस तरह से वो भारतीयों को मानते थे कि आदिम लोग हैं, ठीक है, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। और हम लोग पिछड़े हुए हैं और आदिम लोग हैं, इसलिए हम अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते हैं,
इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। अब इनको जवाब देना था कि भाई हम इतने पिछड़े हुए नहीं हैं या हम इतने आदिम भी नहीं हैं। इसका जवाब देने के लिए अंग्रेज़ों को, जो ये क्रांतिकारी थे, ये अपनी देश की जो पुरानी उपलब्धियां रही हैं और अतीत के बारे में उन्हें सर्च करना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम इनको जवाब दे सकें। उन्होंने उस गौरवमय प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। तो इसके जवाब में उन्होंने कहाँ तक अतीत को देखा कि उस युग को दिखाया, लेकिन उस युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जहाँ पे हम वास्तुशिल्प के बारे में देखते हैं, कला के बारे में देखते हैं, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार, इन सब की चीज़ों के बारे में। जब ये चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में फल फूल रही थी, उस समय के प्राचीन युग के बारे में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया। देखो, कोई भी चीज़ अपने चरम पर होती है तो उसका पतन भी होता है। तो जब ये सारी चीज़ें फल फूल रही थी, उसके बाद में एक युग ऐसा आया जब इन सब चीज़ों का पतन हो गया, मतलब ये सब चीज़ें नष्ट हो गई और भारत को गुलाम बना लिया गया। ये सब चीज़ें नष्ट हो गई और भारत को गुलाम बना लिया गया था। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। जो भी इस तरह के जो भी इतिहास लिखे गए हैं, उनके द्वारा पाठकों ने क्या किया है, ये अतीत में जो भी भारत की महानता रही है या उपलब्धियां मिली हैं, उपलब्धियों से जो गर्व हुआ है और ब्रिटिश शासन के तहत जो भी दुर्दशा हुई है, ब्रिटिश शासकों द्वारा जो भी दुर्दशा की गई है, उसी मुक्ति के लिए जो भी संघर्ष मार्ग को अपनाने का आह्वान किया जाता था, उसके बारे में लिखा था। ठीक है, तो ये इतिहास के बारे में बताया गया है। और अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से किस प्रकार राष्ट्रवाद का विचार मजबूत हुआ। तो इसके बारे में लिखेंगे हम कि लोक कथा किस तरह से ये आंदोलन को मजबूत किया था। कि जो ये राष्ट्रवादी लोग थे, ये मानते थे कि जो भी ये कहानियाँ हैं हमारे देश की, जो पुरानी परंपरागत संस्कृति रही है, वही हमारे देश की सही तस्वीर पेश करती हैं और जिन चीज़ों का बाहरी प्रभाव ने भ्रष्ट और दूषित कर दिया है उन्हें। ठीक है, और ये कहते थे कि ना, ये इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था कि लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने लग गए थे और जो लोक परंपराएं रही थी उनको पुनर्जीवित करने वाला जो आंदोलन था, उसका भी इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, और ये सब इनका ये मानना था कि ये जो लोग हैं, जो लोक कथाएं लिखते हैं, राष्ट्रीय साहित्य लिखते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चिन्हों और प्रतीकों, इतिहास आदि ने किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया है। तो किस प्रकार से दिया है चिन्हों और प्रतीकों ने, इतिहास ने। ये जहाँ पे हम देखेंगे कि जो चिन्ह है वो राष्ट्रवादी लोगों को एकजुट करता है। ठीक है, और प्रतीकों को, चिन्ह और प्रतीक के बारे में लोग एक दूसरे से ज़्यादा जागरूक होते हैं और इसके लिए इन्होंने तिरंगा बनाया था। और तिरंगा बना जिसे ये जो भी आंदोलन होते थे उसे ये झंडे को लेकर के चलने को क्या शासन के प्रति अवज्ञा का ये संकेत करता था। इस तरह से चिन्ह और प्रतीक ने इस जो राष्ट्रवाद है इसको साकार करने में अपना योगदान दिया था। इसी प्रकार से हम इतिहास के बारे में देखेंगे कि इतिहास से क्या है, इतिहास की वजह से इस तरह के लोगों ने इतिहास को खोजा जिससे हम उन्हें जवाब दे सकें अंग्रेजी सरकार को। कि अंग्रेजी सरकार ये मानते थे कि जो भारतीय पिछड़े हैं और आदिम लोग हैं, इसलिए वे खुद से शासन नहीं संभाल सकते। लेकिन इनका जवाब देने के लिए इन राष्ट्रवादियों ने क्या किया कि हमारे देश की जो महान उपलब्धियां रही हैं अतीत में,
उसकी गाथाएं गाई, ठीक है, उसके बारे में लिखा। जिस समय में हमारे देश में कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे, उस टाइम पीरियड के बारे में इन्होंने लिखा अपने साहित्य में और इन्हें बताया, ठीक है। तो जब ये एक समय ऐसा था कि ये हमारा देश बहुत महान था और उसके बाद में एक युग ऐसा आया कि जब इसका पतन हो गया और भारत को गुलाम बना लिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग बिल्कुल पिछड़े हुए हैं और हम भारतीयों को कुछ नहीं पता, ठीक है, हम कुछ नहीं जानते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इस प्रकार से चिन्हों और प्रतीकों और इतिहास ने हमारे भारत में राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया, ठीक है। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।